हेलो फ्रेंड, आपको इस करियर पॉइंट में स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा देश भारत। आज झारखंड राज्य में चल रहे टेक्स्ट बुक जो बिल्कुल सरकारी पुस्तकें हैं, उसी के मटेरियल के हिसाब से यह वीडियो तैयार किया गया है। तो चलिए आज देखते हैं कि हमारा देश भारत, तो हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है आपको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब आप यहाँ देख रहे हैं भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण जो कन्याकुमारी से लेकर आपको जम्मू कश्मीर तक जो कुल लंबाई आपको 3214 किलोमीटर है। अब उसी तरह से जब हम यहाँ आते हैं तो भारत का जो इस तरह से जो चौड़ाई है आपको गुजरात के कच्छ की खाड़ी से आपको अरुणाचल प्रदेश तक आपका 2933 किलोमीटर है। अब चलते हैं अक्षांशीय स्थिति। तो भारत का जो अक्षांशीय स्थिति है आपको 8 डिग्री 4 मिनट से आपको 37 डिग्री 6 मिनट, अर्थात ये आपको भारत जो स्थित है आपको उत्तरी अक्षांश में है। अब देशांतरीय स्थिति आते हैं तो आपको यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से आपको 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आपका है। तो इस तरह आगे देखते हैं भारत का अपना मानक याम्योत्तर रेखा है जो आपको मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में है इसको माना गया है, और ये आपको 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात ये मिर्ज़ापुर है। समय का निर्धारण जो हमारा यहीं से किया गया है। इस मानक रेखा जो 82.5 डिग्री पर स्थित है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं भारत का जो स्थलीय सीमा है 2933 किलोमीटर तथा तटीय सीमा 15,200 किलोमीटर, अर्थात तटीय सीमा आपका स्थलीय सीमा से ज़्यादा है। तटीय सीमा में आपको जब द्वीपों का जब सीमा जोड़ दिया जाता है तो 7,516 किलोमीटर हो जाता है। इस तरह से भारत के कुल सीमा की लंबाई 22,716 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत आपको 7वां देश है। तो इस तरह से बात करते हैं कि इस विश्व में सबसे बड़ा देश आपको रूस हो गया क्षेत्रफल दृष्टि से। रूस के बाद कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और उसके बाद ब्राज़ील है, और ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद 7वां स्थान में आपका भारत है। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपका भारत का जो जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ के आसपास है। जो 2011 में जनगणना होना था, जो कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाया, और इस तरह से 2011 के अनुसार झारखंड के जो आबादी है लगभग आपका 3.30 करोड़ है। अब देखते हैं आगे भारत का पड़ोसी देश, अर्थात भारत का जो स्थलीय सीमा है 7 देशों से जुड़ा हुआ है। अब इस तरह से आप देख रहे हैं 7 देश। जो भारत का पड़ोसी देश आपको पाकिस्तान हो गया, दूसरा अफ़गानिस्तान है, तीसरा चीन है, चौथा नेपाल है, और यहाँ पर देख रहे हैं 5वां बांग्लादेश, और उसके बाद है म्यांमार, और यहाँ फिर आप देख रहे हैं एक भूटान है, और एक पड़ोसी देश हमारा श्रीलंका भी है। तो इस तरह जो सीमा से लगे हुए जो देश हैं आपको कुल 7 देशों की संख्या होती है। तो चलिए आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये पड़ोसी देश हमारा आर्थिक रूप से व्यापारिक दृष्टि से आपको एक सहयोगी देश है, जो इससे मार्केट हमारा जुड़ा हुआ रहता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर पूर्वी तटीय क्षेत्र आपको बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिमी तटीय क्षेत्र आपका है से अरब सागर है, और यहाँ आप देख रहे हैं एक मालदीव देश दिख रहा है जो द्वीपीय देश है, और ये आपका हिंद महासागर पूरा है, और इस तरह से म्यांमार यहाँ पर है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको 2 देश के बीच जो सीमा रेखा हमारा है, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींचा गया है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और भारत एवं चीन के बीच जो रेखा खींचा गया है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। चलिए आगे हम यहाँ देख रहे हैं कि भारत में आपको प्रशासनिक दृष्टिकोण से 29 राज्य है, बल्कि
ये आपको ऐसे अब 28 राज्य हो चुका है। तो 28 राज्य कैसे हुआ? तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि आपको जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को ये आपका यहाँ पर 370 धारा को समाप्त करके आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, अर्थात एक जम्मू कश्मीर और एक आपको लद्दाख है। तो 5 अगस्त को क्या हुआ है कि इस मोदी सरकार ने आपको क्या कर दिया इसको, मतलब कि 2 केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया। तो इस तरह से आपको जो देश की जो संख्या, अरे सॉरी, हमारा जो राज्य 29 थे, अब हमारा राज्यों की संख्या 28 हो गया और केंद्र शासित प्रदेश जो पहले 7 हुआ करते थे, अब इसकी संख्या 9 हो गई। तो इस तरह से आपको जम्मू कश्मीर है जिसका राजधानी आपको है श्रीनगर, और लद्दाख जो है इसकी जो राजधानी है क्या, लद्दाख की राजधानी जो है आपका लेह है। तो इस तरह से आपका 2019 में आपका ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपको 9 हो गया और संघ राज्य आपको ऐसे 28 हो गए। तो चलिए आगे हम देखते हैं, सभी राज्य की राजधानी है, तो इससे तो नहीं किया जा सकता, आप आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का रायपुर, गुजरात का गांधीनगर और इस तरह से है, और हमारा एक झारखंड जिसका 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई। इसके पहले आपको छत्तीसगढ़, उत्तराखंड को भी स्थापना नवंबर में ही हुआ, और जून 2014 में आपको तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन फ़िलहाल हम 28 राज्य का ही जिक्र करेंगे और 9 केंद्र शासित प्रदेश का। अब आप यहाँ देख रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत का आपको 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला आपका है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा में है उत्तरी मैदान, तीसरा में है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा में भारतीय मरुस्थल, और उसके बाद है नवीन मैदान और द्वीपीय समूह। इस तरह से आपको 6 भागों में बांटा गया है भारत का जो प्राकृतिक स्वरूप है। भारत के उत्तर में आपका हिमालय पर्वतमाला है जो आपको पूर्व से पश्चिम की ओर इसका कुल लंबाई आपको 2400 किलोमीटर है। एक चीज़ यहाँ छूट रहा था, चलिए हम देख लेते हैं इसको, कि भारत से महत्वपूर्ण कर्क रेखा गुजरती है जो आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। इस तरह से कुल 8 राज्य जो है जहाँ से आपको कर्क रेखा गुजरती है। अब आगे देखते हैं, इस बृहत हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है बृहत हिमालय जिसको हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, और ये महान हिमालय के रूप में जाना जाता है। अब दूसरा नंबर में आपका है मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है, और आपको तीसरा नंबर में आपका है से बाह्य हिमालय है जिसे शिवालिक भी कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं पहले बृहत हिमालय के बारे में। तो बृहत हिमालय जिसका पर्वत की सबसे ऊंची और सबसे ऊंची श्रेणी यहाँ पर है, जिसका औसत ऊंचाई आपको 600 मीटर है। हिमालय के सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में आपको है, जैसे माउंट एवरेस्ट जो है जिसकी 8848 मीटर ऊंचाई है और आपको बृहत हिमालय में है, लेकिन यह नेपाल में स्थित है। और इसी में आपको कंचनजंगा है जिसकी लंबाई आपको 8598 मीटर है, और मकालू की जो ऊंचाई है आपको 8481 मीटर है, और धौलागिरी जो है 8172 मीटर है। इस तरह से हिमालय का आपको कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी ये आपको महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय के जो आपका बृहत हिमालय के दक्षिण की ओर स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई आपको 3600 से लेकर 4600 मीटर तक है, जिसमें शिमला, नैनीताल, मसूरी ये सब महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है जो आपको मध्य हिमालय में आपको शामिल है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। अब देखिए आगे यहाँ देख रहे हैं कि भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको केटू है जिसको हम लोग गार्डुइन ऑस्टिन बोलते हैं। ये भारत का है जिसकी ऊंचाई आपको 8611 मीटर है। यह काराकोरम श्रेणी में है, न हिमालय की श्रेणी में है। अब आप देख रहे हैं बाह्य हिमालय। तो बाह्य हिमालय चाहे शिवालिक, तो बाह्य हिमालय को शिवालिक भी कहा जाता है। ये हिमालय के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है जिसकी औसत ऊंचाई आपको 1000 मीटर है। यह पूर्व की ओर कटा छटा है और
यह मिट्टी और कंकड़ से बना है। तो इस मिट्टी और कंकड़ के बने हुए क्षेत्र को दून कहा जाता है और इसी क्षेत्र में आपको देहरादून स्थित है और इसी के कारण देहरादून का नाम ही पड़ा था ये दून के कारण। आगे आप देख रहे हैं उत्तरी मैदान। तो आपको उत्तरी मैदान जो है आपको दक्षिण के जस्ट आपको हिमालय के जस्ट दक्षिण क्षेत्र में आपका है और ये आपको है से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की मैदानी क्षेत्र है जो बिल्कुल समतल और सपाट है और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बहुत सघन खेती की जाती है और यहाँ खेती के लिए धान और गेहूँ के लिए उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। और इसकी जो यहाँ इस क्षेत्र की जो जनसंख्या है काफ़ी है। ये आपको एरिया लगभग आपको 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस मैदानी क्षेत्र का जो लंबाई है आपको 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 330 किलोमीटर चौड़ा तक विस्तृत है, जिसका प्रमुख क्षेत्र आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्य हैं, जहाँ पर घनी आबादी निवास करती है और यहाँ के अनुकूल जलवायु है जो भारत के लिए कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। तो इस तरह से हम जब देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है जो विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इस श्रृंखला के मध्य से होकर नर्मदा और तापी नदी बहती है और पश्चिम की तरफ बहने वाली जो अरब सागर में जाकर गिरती है। आपको 2 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, आपको नर्मदा और ताप्ती। पूर्वी घाट का विस्तार जो महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक स्थित है, अर्थात पश्चिम घाटी ताप्ती नदी के मुहाने में से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अब देख रहे हैं यहाँ पर आप कि पश्चिम घाट का विस्तार आपको 1600 किलोमीटर लंबा है और इसी क्षेत्र में आपका है से थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की दर्रे हैं। अब यहाँ देख रहे हैं पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई आपको 900 से 1600 मीटर है और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुंडी स्थित है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी में आकर मिलती है और डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। देख रहे हैं आप यहाँ पर डोडा बेटा जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि नीलगिरी हो गया। जो ये क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र लोहा और कोयले के लिए मशहूर है और झारखंड का छोटा नागपुर के पठार इसी का एक हिस्सा है। और इस छोटा नागपुर पठार जो है आपको पाट पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार में विभाजित है। अब आप यहाँ देख रहे हैं झारखंड के पश्चिम में आपको पाट पठार। तो हम इसको ऐसे जान सकते हैं, नेतरहाट जो है आपको पाट क्षेत्र का एक अच्छा उदाहरण है, जिसका विस्तार आपको लातेहार आपका गुमला हो गया में विस्तृत है और लोहरदगा भी पाट क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, जो खास करके आपको बक्साइट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देख रहे हैं भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल आपको मुख्य रूप से राजस्थान क्षेत्र आपका इसका विस्तृत है, जहाँ पर मैंने कहने का अर्थ यह है कि मरुस्थलीय क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसकी न्यूनतम वर्षा आपको 20 सेंटीमीटर या उससे कम होती है। तो आपका राजस्थान का जो एकमात्र नदी है लुनी नदी, जो वहाँ पर बहती है, क्योंकि वहाँ वर्षा बहुत नाम मात्र का होती है और ये भी लुनी नदी समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है, बल्कि इस बालू में ही आपको क्या होता है मतलब प्रवेश करने के साथ यह विलुप्त हो जाती है, अर्थात ये अंडरग्राउंड होकर के नीचे नीचे पानी इसका विचरण होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं तटीय मैदान। तो आपको तटीय मैदान जो है यहाँ पर देख रहे हैं पूर्व की ओर बहने वाली आपको नदियों में जैसे महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब तमाम नदियाँ जो है आपको समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र बनाती है और यहाँ पर डेल्टा का भी निर्माण होता है। तो आगे हम सब बढ़ते हैं कि सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा आपको ये गंगा ब्रह्मपुत्र ही बनाती है और ये सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। यह भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का बड़ा डेल्टा है। आगे फिर देख रहे हैं द्वीपीय समूह। तो भारत में आपको 2 द्वीपीय समूह है, आपका एक हो गया लक्षद्वीप और दूसरा हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से आपको
यहाँ पर देख रहे हैं आप कि आपका यहाँ पर जो है आपको लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित है, जो प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस लक्षद्वीप में आपको कुल 25 द्वीपों का समूह है और लक्षद्वीप तथा मिनी का एक प्रमुख द्वीप है। तो इस तरह से आप एक यहाँ देख रहे हैं, जानने योग्य बात है कि प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे आपको ऐसे पोलिप कहा जाता है। ये पोलिप समुद्र के अंदर कॉलोनी बनाकर रहते हैं एवं परत दर परत ऊपर उठते जाते हैं। इस प्रकार जब ये समुद्र की सतह से ऊपर उठ जाती है तो यह द्वीप बन जाता है, जिसे प्रवाल द्वीप कहा जाता है। अर्थात इस तरह से कार्य होने में आपको हजारों लाखों साल लग जाते हैं, क्योंकि जो जिस जीव के बारे में हम बात कर रहे थे, समुद्री जीव, वे आपस में परत में बैठते हैं और वे कुछ दिनों के बाद ऐसे क्या होते हैं, मर जाते हैं। मरने के बाद उसका कंकाल जो है वो बचा रहता है। इस तरह से फिर दूसरे जीव वहाँ पर आकर के बैठते हैं, कुछ दिन तक जीवित रहते हैं। अब इस तरह से फिर वैसे उसका कंकाल रूप ले लेता है। इस तरह से प्रक्रिया आगे जाती है और यह समुद्र से ऊपर आ जाता है। तो ऐसा ही द्वीप को आपको ऐसे प्रवाल द्वीप कहा जाता है और लक्षद्वीप ये द्वीप का एक सटीक उदाहरण है। अब आप यहाँ देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें सबसे अधिक द्वीप आपको 223 है। और ये द्वीप जो है अंडमान निकोबार, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार, इस तरह से आपको भागों में बटा हुआ है। और इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। इसी आपका भारत का एकमात्र आपको जो है द्वीप है जहाँ पर भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन स्थित है। तो यहाँ देख रहे हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी बैरन। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं अफवाह तंत्र। तो मुख्य रूप से अफवाह तंत्र आपको नदी श्रेणी को ही कहा जाता है। तो हमारे भारत में दो प्रकार की नदियों में विभाजित किया गया है। एक हिमालय से निकलने वाली नदी और दूसरा है पठारी भारत से निकलने वाली नदी। तो आपको हिमालय से निकलने वाली आपको प्रमुख नदी आपको गंगा है, जमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, कोसी, गंडक इत्यादि जो है, जिसमें सालों भर आपको जल प्रवाह होता है। इस नदी को सदावानी नदी कहा जाता है। तो सदावानी नदी का मतलब ये हुआ कि हमेशा ये इसका जल का प्रवाह होते रहता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं आपको पठारी भाग से प्रवाहित होने नदियाँ। तो इस क्षेत्र से बहने नदी आपको महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये सब आपको पठारी नदी है। यहाँ पर सालों भर पानी इसमें नहीं पाया जाता है, बल्कि मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार आपको ऐसे यहाँ पर नदी में पानी होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि गोदावरी जो है, गोदावरी नदी को वायुवृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और दूसरा नाम इसका और है गोदावरी का कि दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं झारखंड की नदियाँ। तो देखिए झारखंड की नदियाँ जो है, झारखंड की नदियाँ जो है आपको पठारी नदियाँ हैं। ये इसका प्रमुख नदी आपको झारखंड का आपको दामोदर है, स्वर्णरेखा है, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख, खरकई, औरंगा। दामोदर झारखंड की में प्रवाहित होने वाला सबसे लंबी नदी है। अर्थात झारखंड का सबसे जो लंबी नदी जो है आपको दामोदर है। इसके पूर्व में बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। इसको बंगाल में शोक के नाम से जाना जाता है। किसको? तो दामोदर नदी को। यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है। इसी नदी पर आपको 1948 ईस्वी में आपको ऐसे प्रथम बहुउद्देशीय योजना का निर्माण किया गया था। स्वर्णरेखा नदी रांची जिला से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो स्वर्णरेखा कहाँ से निकलती है? वह रांची से निकलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में सीधे गिर जाती है। स्वर्णरेखा नदी रांची से निकलकर बंगाल खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर हुंडू जलप्रपात स्थित है। उत्तरी कोयल तथा औरंगा नदी पलामू क्षेत्र में प्रवाहित होती है। आप यहाँ इस तरह से देख रहे हैं झारखंड की नदियाँ जो आपको पूरब की ओर, उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ जो आपका है सोन है, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी और पचानन। और इस तरह से जो आपको है पूर्वी दक्षिण की ओर बहने नदी आपको दामोदर है, स्वर्णरेखा है, मयूराक्षी, अजय, दक्षिण, इस तरह से। तो चलिए आपको आगे ले चलते हैं कुछ प्रश्नोत्तरी में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन दिया है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। विशाल हिमालय को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो चलिए यहाँ पर आपको जनसंख्या की दृष्टि से खाली स्थान का सबसे बड़ा राज्य कौन है?
तो उत्तर प्रदेश चलिए। अब उसके बाद है से तापी नदी खाली स्थान गिरती है अरब सागर, और भारत का जो मध्य भाग से होकर गुजरने वाली आपको 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में। अब देखिए हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो शिवालिक कहा जाता है। बंगाल खाड़ी में स्थित द्वीप समूह को क्या कहा जाता है, तो अंडमान द्वीप समूह है। भारत दक्षिण का विस्तार कहाँ तक है, तो कन्याकुमारी तक है। तो एक और है कि कन्याकुमारी से आगे भी भारत का एक इंदिरा पॉइंट था जो 2004 के सुनामी में से विलुप्त हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं बहुत बिजी टाइम में भी आपके लिए एक वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं ताकि आपका लाभ अधिक से अधिक हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।